हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी टेस्ट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेएनयू में 2020 में पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस करा आपके साथ हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। तो डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस उनके ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बता रखा है आज के इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखना है सारे क्वेश्चंस को आपको। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी देते हैं हमारे कोर्स में, जो कि एनटीए अपने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में या फिर एनटीए कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है तो उसमें एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पूछता है आपको। तो 10 to 15 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। तो अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26 to 31 of अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें कि आपका जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसीलिए हम आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं कंप्यूटर बेस्ड के तरह ही। यानी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सारी चीजों को आपको हैंडल करना है, कौन से एरर्स आ सकते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, इसको किस तरीके से ओवरकम करना है। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज होती है, नोट्स काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में होते हैं। आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है वो हमारे नोट्स में कवर है, हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस। और इस 1 मंथ में आपको किस तरीके से एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, उन सारी चीजों की स्ट्रेटेजी हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं विद 100% पासिंग गारंटी। यानी आपकी पासिंग गारंटी हम लेते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहती है कि आपको किस तरीके से हमें प्रिपेयर करवाना है। तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स, नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बार ये नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू, कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न,
संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? Which of the following is not required in preparing bibliography? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय दिए गए विकल्प में से एक ऐसा कौन सा विकल्प है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है अगर आप बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफी प्रिपरेशन में नहीं होती है। तो याद रखिएगा बिब्लियोग्राफी होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी संदर्भ ग्रंथ सूची होती क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जिसे हम लिस्ट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है, जैसे अगर आपने आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के, अगर आपने आपके शोध में किसी और लेखक का काम यूज करा है, आपने उनके काम को उपयोग करा है, उनके कंटेंट का आपने उपयोग करा है, तो उनका नाम आपको प्रॉपर वहां पर मेंशन करना होता है, उनका नाम आपको साइट करना होता है। सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस, और एक से ज्यादा रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप आपके रिसर्च में किसी और ऑथर का आपने काम यूज करा है, अगर आपने आपके शोध में किसी और लेखक के कार्य को यूज करा है, उनके काम का आपने उपयोग करा है, तो आपको उनका प्रॉपर नेम लिखना होता है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, ये यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक ऑथर का वर्क यूज करा है, एक लेखक है उनका काम यूज करा है, सो आप उनको किस तरीके से साइट करोगे, उनको किस तरीके से आप बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करोगे। सो यहाँ पर जैसे एक साइंटिस्ट और एक ऑथर का नाम है अलेक्जेंडर कैरोल। सो इस ऑथर का आपने, मान लीजिए आपके शोध में इनका कार्य यूज करा है, इस लेखक का आपने आपके शोध में इनके काम को उपयोग करा है। सो आप इस तरीके से उनका पहले नाम लिखोगे, कौन से सन में इन्होंने ये कहा था, तो 2001 में जैसा कहा था इन्होंने। तो यहाँ पर आपने क्या करा, ऑथर का नाम लिखा। सो ऑथर का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपके लेखक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बिब्लियोग्राफी को प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका पहला सही है ऑप्शन, विकल्प ए जो आपको दिया गया है ये सही है, आप पहले लेखक का नाम लिखते हो। उसके बाद जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर नेम ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन भी है, जैसे इसको पब्लिश किया है जॉन वेली एंड सन्स ने, जॉन वेली एंड सन्स ने पब्लिश किया है, और यहाँ पर ये पेज नंबर लिखा है 200 to 220। सो यहाँ पर जॉन वेली एंड सन्स ने ये पब्लिश किया है, तो नेम ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन का नाम भी लिखा होता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, मतलब ये कहाँ पर पब्लिश किया गया है, और प्रकाशन का स्थान कहाँ पर है, स्थान भी आपको मेंशन करना होता है, स्थान प्रकाशन का स्थान। जैसे यहाँ ये जो ऑथर का आपने लिया है, ये कहाँ इस ऑथर ने पब्लिश किया था, कौन सी प्लेस पर, तो यहाँ पर ये प्लेस भी दिया गया हमें, न्यूयॉर्क सिटी में ये पब्लिश किया गया था इनका वर्क। तो याद रखिएगा, जब भी आप बिब्लियोग्राफी को प्रिपेयर करते हो तो आपको ऑथर का नाम, मतलब आपके लेखक का नाम आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आपका नेम ऑफ पब्लिकेशन, मतलब प्रकाशन का नाम भी आपको मेंशन करना होता है। मतलब ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही है, बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करने के टाइम पे ये भी रिक्वायर्ड होता है। जैसे इस बिब्लियोग्राफी में आपको दिया गया है जॉन वेली एंड सन्स, नेम ऑफ पब्लिकेशन एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, मतलब प्रकाशन का स्थान, ये किस जगह पर पब्लिश किया गया था, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिश किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी आपको बिब्लियोग्राफी प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड होता है, इसकी जरूरत होती है, इसकी आवश्यकता होती है। सो याद रखिएगा, अगर आप बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड नहीं होती दिए गए विकल्प में से, दिए गए ऑप्शन में से, जो कि है प्रिंटिंग प्रेस। अगर आपने जहां से भी आपका वर्क को आपने प्रिंट करवाया, जैसे आपने जो भी रिसर्च वर्क को प्रिंट करवाया है, तो प्रिंटिंग प्रेस का आप नाम नहीं मेंशन करोगे जिसने प्रिंट करा है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है, ये इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी के प्रिपरेशन मतलब आपके संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय प्रिंटिंग प्रेस का नाम इसका आवश्यकता नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है। डेटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो टेप्स इन। इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि डेटा को नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो वो कौन सी रिसर्च का, कौन सी अनुसंधान का एग्जाम्पल होगा। अब आपको याद रखना है, आपके जो दो रिसर्च मेनली जो होती है,
जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक एंड मात्रात्मक। सो गुणात्मक अनुसंधान में आपके पास जो भी डेटा होगा वो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में होगा। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी मतलब ऑप्शन बी आपको गिवन है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान जैसे आपको नाम देखकर ही इसका अर्थ पता लग रहा होगा। मात्रात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, जो नंबर्स को दर्शाता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो भी डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो मात्रात्मक अनुसंधान में हमारे पास जो डेटा होगा वो नंबर्स के रूप में होगा, जैसे किसी की उम्र, किसी के हाइट, किसी की ऊंचाई, किसी का वजन। सो ये आपका मात्रात्मक अनुसंधान के एग्जाम्पल्स हो गए। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी आपको गिवन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। सो प्रायोगिक अनुसंधान ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें बेसिकली आपके पास जो डेटा होता है, इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा वो नंबर के रूप में होता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और प्रायोगिक अनुसंधान में आप मेनली आप जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है उसको पता लगाते हो, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रायोगिक अनुसंधान में भी आपके पास जो डेटा होता है ये नंबर्स के रूप में होता है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपके पास ऐसा डेटा जो नोट्स, रिकॉर्डिंग और वीडियो टेप के रूप में दर्शाया गया है, तो ये आपका गुणात्मक अनुसंधान में एग्जाम्पल होगा, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट विकल्प हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए। अगला प्रश्न, मैच टेबल ए विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन टेबल बी। टेबल ए को टेबल बी में सबसे उपयुक्त विकल्पों को साथ सम्मिलित कीजिए। सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि हमें टेबल ए गिवन है और टेबल बी दिया गया है। सो टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च की डेफिनेशंस दी गई है, मतलब टेबल ए में हमें कुछ अनुसंधान की परिभाषा दी गई है और हमें टेबल बी से उसको प्रॉपर मैच करना है और देखना है कि हमें किस किस रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है, हमें उसकी प्रॉपर जोड़ियां लगानी है। मतलब टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है, हमें उसे टेबल बी के साथ प्रॉपर मैच करना है। सो हम टेबल ए पहले देखते हैं और उसको टेबल बी के साथ मैच करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टेबल ए का फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, रिसर्च इज एम्ड एट फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम सोसाइटी इज फेसिंग। सो यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि एक रिसर्च है, उस रिसर्च का एम ये है, मतलब उस रिसर्च का, उस अनुसंधान का उद्देश्य ये है कि समाज में किसी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं लोग, मतलब समाज में समाज के सामने आने वाली तत्काल समस्या का समाधान खोज रहे हैं। मतलब समाज में एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हमें इमीडिएट समाधान निकालना है। तो यहाँ पर किस चीज की हमें प्रॉब्लम है, किस चीज के समाधान यहाँ पर है, हमें सोसाइटी से लेकर। तो यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है कि सोसाइटी से लेकर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपके जो समाज है, समाज के सामने आने वाली कुछ तत्काल समस्या है, तो उसका समाधान हमें खोजना है। तो याद रखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम बताया गया है, जो हमें समस्या बताई गई है, वो समस्या भी हमें बताई गई जो कि एक स्पेसिफिक समस्या है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कभी भी आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, प्रॉब्लम का सलूशन हमें फाइंड आउट करना है और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे। याद रखिए हमें अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे, मतलब व्यवहारिक शोध का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, उस मतलब आपका जो पॉइंट ए दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट डी। मतलब आपका जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसका सही मैच हो जाएगा पॉइंट डी। उसी तरीके से पॉइंट टू, रिसर्च एम एट गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज से, मतलब एक रिसर्च है जिसका एम है, रिसर्च का उद्देश्य ये है कि हम नॉलेज को गैदर करें, मतलब ज्ञान को इकट्ठा करें, और ताकि जो रिसर्चर्स हैं
और ताकि जो भी लोग हैं वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, नॉलेज से यानी नॉलेज को इंक्रीज करना नॉलेज के लिए। तो ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश्य ये है कि हम जिसमें ज्ञान को इकट्ठा करें और उसका उद्देश्य ये भी है कि ज्ञान के खातिर हम वो रिसर्च परफॉर्म करें। सो वो रिसर्च होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट 2 दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट सी। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, रिसर्च एम्ड एट डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट। मतलब ऐसे रिसर्च, ऐसी अनुसंधान जिसका एम यही है कि हम किसी ऐसे मामले को, किसी एक अफेयर्स है उसको, एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको हम एज इट इज, जैसा वो एग्जिस्ट कर रहा है उसको एज इट इज हम डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम उसको उस अनुसंधान में डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, तो वो आपकी रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर जो पॉइंट 3 है उसका हो जाएगा आपका करेक्ट पॉइंट ए। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट 3 है उसका हो जाएगा आपका पॉइंट ए, मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान। उसी तरीके से पॉइंट 4 देखते हैं हम, रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस, मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसर्चर के पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन उसी मटेरियल का यूज कर वो फैक्ट्स जानना चाहते हैं। यानी यहाँ पर रिसर्चर के पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसे रिसर्चर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर देखते हैं कि वो रियलिटी में वो चीज हैपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम एनालिटिकल रिसर्च में करते हैं, मतलब विश्लेषणात्मक अनुसंधान में करते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 4 है या इसका करेक्ट हो जाएगा पॉइंट बी। सो याद रखिए एनालिटिकल रिसर्च ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर करके यूज की जाती है, जिसमें आपके पास थ्योरी, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन आप क्या करते हो उसमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हो कि वो चीज टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो रियलिटी में वैसा एग्जिस्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शंस, सारे पॉइंट जो दिए गए थे उनका सारे करेक्ट डेफिनेशन मार्क कर दिए कि कौन से रिसर्च की कौन सी डेफिनेशन है। सो ये ऑर्डर अगर आप देखते हो तो हमें ऑप्शन बी में गिवन है, सो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्व निर्धारित प्रश्न जो उत्तर देने के केवल कुछ वैकल्पिक तरीकों की अनुमति देते हैं कहलाते हैं। Predetermined questions which allow only a few alternative way of answering is called। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न जो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, जो पहले से ही हम तैयार कर लेते हैं उन प्रश्न को, जिससे कि आपके पास कुछ क्वेश्चन के आंसर्स के लिए कुछ आपके पास ऑल्टरनेटिव वे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है ऐसे क्वेश्चन जिसको आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हो, जिसको आप पहले से ही बना लेते हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। याद रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, जब भी आपको प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न जो आप पहले से ही उसकी आप तैयारी करते हो, पहले से ही उसको आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो, आप रिसर्चर हो, आप शोधकर्ता हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर जो आप जैसे मानोगे कोई होटल है, उस होटल का आपको फीडबैक चाहिए, कोई या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस है, आपकी ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, उससे अगर लोग कोई चीजें परचेस कर रहे हैं तो उसका आपको फीडबैक फॉर्म देना है। सो फीडबैक फॉर्म में जैसे आप देखते होंगे तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन पहले से ही लिखे होते हैं और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से टिक मार्क करना होता है। सो यहाँ पर आपको कोई एक ही विकल्प पर टिक मार्क करना होता है जो कि सही होता है। जिस तरीके से आपको फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपके एग्जाम में, जैसे एग्जाम में जैसे आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न आपके, जिसमें पहले से ही सारे प्रश्न डिसाइडेड होते हैं, एग्जामिनर आपको पहले से ही सारे प्रश्न डिसाइडेड होते हैं एग्जामिनर के, लेकिन आपको ऐसा ही विकल्प चूज करना होता है, आपको ऐसा ही विकल्प चुनना होता है जो कि एक ही सही उत्तर होगा उसका। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर जिसका एक ही सही आंसर होता है और वो क्वेश्चन आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप ये कर लेते हो कि आप पहले से ही उस प्रश्न को डिसाइड कर लेते हो, बता देते हो कि आप पहले से ही सारा डिसाइड कर लेते हो और उसका आंसर कुछ एक ही होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस।
जब भी स्ट्रक्चर्ड आता है मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेते, उसका एक पहले से ही आप एक मैनर बना लेते, एक सिस्टमैटिक वे में उस क्वेश्चन को आप बना लेते हो पहले से ही। सो उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड प्रश्न। तो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अब जो इनकरेक्ट विकल्प है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। सो क्लोज एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मतलब क्लोज एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्न, ये प्रश्न कैसा होता है, ये क्लोज एंडेड हो गया मतलब ये इसी टाइप के होंगे, एमसीक्यूज टाइप के हो सकते हैं, आपके यस नो टाइप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब यहाँ पर उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पर रिसर्चर जो होते हैं आपके शोधकर्ता पहले से कुछ डिसाइड नहीं करते कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी डाइकोटोमस क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं द्विबीजपत्री प्रश्न। तो डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, डाइकोटोमस का मतलब होता है ऐसी थिंग जिसे हम टू पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, उसे हम कहते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसे हम टू पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं उसको आप पहले से ही प्री प्लान बोलोगे या फिर पहले से आप सोच लेते हो, इससे कुछ क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है इस ऑप्शन का, बस ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है इस प्रश्न में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाइकोटोमस का मतलब होता है कि किसी भी आप ऐसी चीजें, ऐसी थिंग जिसे आप दो चीजों में डिवाइड कर लेते हो उसे हम कहते हैं डाइकोटोमस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें रिसर्चर इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू एक्सपर्ट्स होंगे उनका ओपिनियन जानेंगे, जिसमें रिसर्चर को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेंगी, यस नो टाइप के फॉर्म में रिसर्चर को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो याद रखिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रिसर्चर को वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ये भी सही विकल्प नहीं होगा। इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प बी क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड प्रश्न, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। अगला प्रश्न, स्केड्यूल इन रिसर्च इज डिफाइंड एज, अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है, शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है। पहले तो स्केड्यूल क्या होता है, आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्चर कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट्स से उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। तो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है। रिसर्चर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। तो स्केड्यूल में याद रखिए जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं, लेकिन स्केड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, वो सारे क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं। वो क्वेश्चन सारे प्री प्लान्ड होंगे, मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पोंडेंट से जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं, पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा अपने इंटरव्यू में। सो उसे कहते हैं हम स्केड्यूल। लेकिन याद रखिएगा इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते, पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, बल्कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने रिस्पोंडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो याद रखिएगा स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू, स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू ही है और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है।
तो याद रखिएगा स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा, जो भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा। मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए टाइम पीरियड फॉर दी स्टडी, नहीं स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू होता है, उसे हम आपके स्टडी का मतलब आपके अध्ययन का समय भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है। मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आंकड़े संग्रह के लिए समयावधि ये भी नहीं होता है। आपका स्केड्यूल मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है। ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस, नहीं, आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके रिस्पोंडेंट से, आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंभवता नमूनाकरण प्रतिचयन के लिए सही है। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही कह रहा है अबाउट असंभवता नमूनाकरण, जिसे हम प्रतिचयन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप जब भी सैम्पलिंग मेथड परफॉर्म करते हो, जब भी सैम्पलिंग चुनते हो, मतलब जब भी नमूनों को चुनते हो, तो आप दो तरीके से आपके नमूनों को चुनेंगे। मतलब आपके जो सैंपल्स है उनको दो वे से चूज करते हो। तो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी वे से चुनोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से चुनोगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनेंगे। मतलब रिसर्चर रैंडमली, मतलब यादृच्छिक ढंग से आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक मेंबर को चुन लोगे। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होते हैं, जो आपके शोधकर्ता होते हैं, वो जनसंख्या में से हर एक मेंबर को अपने जजमेंट कन्वीनियंस की बेसिस पर, मतलब नॉन रैंडम वे से सिलेक्ट करते हैं, मतलब गैर यादृच्छिक ढंग से सिलेक्ट करते हैं रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सही कह रहा है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक एक कर हम सारे विकल्प देख लेंगे, सारे ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन ए, each item of population has an equal chance of being included in the sample। नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे हो, नॉन रैंडम वे से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन रहे हैं। मतलब आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कहोगे कि इस मेंबर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इसी मेंबर को लूंगा, ये दूसरा मेंबर सिलेक्ट नहीं हो सकता है उस केस में। हर एक मेंबर्स का चांस नहीं होता है, पॉपुलेशन में से जो हर एक आपका आइटम होता है, हर एक मेंबर होता है, उसका चांस ही नहीं होता है कभी कभी सिलेक्ट होने का। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से ऑप्शन बी, आइटम्स ऑफ सैंपल्स आर डेलिबरेटली पर्पसिवली सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है डेलिबरेटली सैंपल्स को चूज कर रहे हैं। ऐसा ना ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है, ना ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। रिसर्चर डेलिबरेटली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, मतलब अपने सैंपल्स को चुन नहीं सकते हैं। मतलब डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर जो आपके शोधकर्ता आपके अपने नमूनों को नहीं चुनते हैं, क्योंकि अगर वो जानबूझ के चूज करेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगे। जो मेंबर नहीं आना चाहता है सैंपल में उसको नहीं लेंगे रिसर्चर। यहाँ पर ऑप्शन भी आपका टोटली इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन सी,
एटम्स आर नॉन रैंडम सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। यस, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, जो विकल्प सी है, ये सही हो जाएगा। नमूनों की इकाई को गैर यादृच्छिक ढंग से शोधकर्ता के द्वारा चुना जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपके शोधकर्ता है, जो रिसर्चर है, पॉपुलेशन में से मेंबर्स को नॉन रैंडम वे से, मतलब अपने कन्वीनियंट, जजमेंट और पर्पस के हिसाब से रिसर्चर को लगेगा मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा, मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा। इस तरीके से रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में अपने नमूनों को चुनते हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि प्रतिदर्श जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसको कहा जाएगा। If the sample does not represent the population characteristics, it is called. सो इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता लगाना है कि ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी, मतलब ये किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी, हमें ये पता लगाना है। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है आपका जो सैंपल है, आपकी जो प्रतिदर्श है, क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका जो सैंपल है, सैंपल मतलब आपकी जो प्रतिदर्श है, ये आपके पॉपुलेशन को, मतलब की जनसंख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जनसंख्या की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मतलब मान लीजिए आप क्या करते हो, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को चुन लेते हो और जो कि आपका सैंपल बन जाती है, मतलब जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन पर आपकी शोध परफॉर्म नहीं करते हो, आप पॉपुलेशन में से, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से कुछ सदस्य को चुन लेते हो जो कि आपका नमूना बन जाती है, सैंपल बन जाती है और इस पर आप आपकी शोध परफॉर्म करते हो, रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो आप क्यों इस तरीके से सैंपल लेते हो, ताकि आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सैंपल को रिप्रेजेंट करे। तभी तो आपकी जो आप सैंपल पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, आपके नमूनों पर आप जो शोध परफॉर्म करते हो, उससे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, इससे जो आपको नतीजे मिलेंगे, इस रिजल्ट का आप उपयोग ये सारी पूरी पॉपुलेशन पर करते हैं। इससे जो रिजल्ट मिलते हैं आपको सैंपल से, नमूनों से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, वो रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो। उसका जो भी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करोगे। तो इस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, एक दवाई रिसर्चर ने लॉन्च करी, तो पूरी पॉपुलेशन को नहीं दिया जाता है, पहले कुछ लोगों पर टेस्ट करा जाता है। अगर वो सक्सेसफुल साबित होती है तो उसे पूरी पॉपुलेशन पर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आप सैंपल चुन रहे हो, अगर आप आपका प्रतिदर्श चुन रहे हो, अगर आप आपका नमूना चुन रहे हो, तो आपका नमूना ऐसा होना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अगर ये पूरी पॉपुलेशन को, आपका जो नमूना है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब आपका जो प्रतिदर्श है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो उस केस में उस प्रतिदर्श को और उस सैंपल को, उस नमूने को हम कहेंगे बायस्ड सैंपल। बायस्ड सैंपल मतलब जिसमें पक्षपात हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसा सैंपल चूज कर रहे हो और ऐसा नमूना ले रहे हो जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। सो इसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको, इसके रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो रिजल्ट रॉन्ग मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका झुकाव है, यहाँ पर आप पक्षपात कर रहे हो। सो ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी बायस्ड सैंपल की, जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो उसे हम कहते हैं बायस सैंपल। आपने जो सैंपल लिया है वो एक बायस है, मतलब आपने पक्षपात करा है, यहाँ पर आपका झुकाव है। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो बचे हुए विकल्प है, जो गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम कहते हैं यादृच्छिक सैंपल, मतलब प्रतिदर्श। सो रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, आपके पॉपुलेशन ऐसी होती है, रिसर्चर ऐसी पॉपुलेशन में से ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। उसी तरीके से क्लस्टर में भी यही होता है कि आप जो सैंपल चुनते हो, जो नमूना लेते हो, ये आपकी पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड मतलब आपकी समूह प्रतिदर्श और आपकी स्तृत्व प्रतिदर्श, ये तीनों भी सैंपल्स में आप जो भी सैंपल लेते हो, जो भी आप नमूना चूज कर लेते हो, जो भी आपका सैंपल होता है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बायस सैंपल, पक्षपाती प्रतिदर्श। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न,
किसी अध्ययन के तहत जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में एक कथन को कहा जाता है। A statement about the magnitude, trend or behavior of a population under study is called। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में हमें जनसंख्या की परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में कुछ बताया गया है। सो उस परिकल्पना को हम क्या कहेंगे, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए, जब भी एक आपको स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया है कि किसी भी पॉपुलेशन के, किसी भी जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का मैग्नीट्यूड, ट्रेंड या फिर बिहेवियर के बारे में हमें वो स्टेटमेंट बता रहा है, तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होगी, मतलब वर्णनात्मक परिकल्पना होगी। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो आपको जो ये डेफिनेशन दी गई है, ये आपकी जो विकल्प सी है उसकी डेफिनेशन गिवन है इस प्रश्न में। अब जो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन है, जो आपके गलत विकल्प दिए गए हैं, उसे भी हम एक बार ही देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए विकल्प है आपको गिवन है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं शून्य परिकल्पना और नगण्य परिकल्पना भी कहते हैं। सो नल हाइपोथेसिस और शून्य परिकल्पना का मतलब क्या होता है, कौन सी हाइपोथेसिस होती है, ये वो हाइपोथेसिस है जो रिसर्च अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो अपनी हाइपोथेसिस होती है रिसर्चर की, नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि उनकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर अपनी वो नल हाइपोथेसिस को मतलब या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन हमें इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। विकल्प भी आपको गिवन है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये आपके नल हाइपोथेसिस का उल्टा होती है, मतलब नल हाइपोथेसिस की अपोजिट होती है। जैसे नल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, उसी तरीके से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताती है कि आपके चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो यहाँ पर हमें चरों के बीच में कोई संबंध से रिलेटेड हमें ये प्रश्न गिवन नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी रिलेशनल हाइपोथेसिस, जैसे हम कहते हैं संबंधप्रक परिकल्पना। और रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है कि आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। लेकिन उसी तरीके से आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है, आपको याद रखना है, ये आपकी नल हाइपोथेसिस की उल्टी होती है। मतलब आपकी जो वैकल्पिक परिकल्पना है ये आपकी नगण्य मतलब शून्य परिकल्पना की उल्टी होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसकी उल्टी नहीं होती है, मतलब उसकी अपोजिट नहीं होती है। लेकिन रिलेशनल हाइपोथेसिस बताती है आपके जो चर है, चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। सो हमें संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न में हमें यह बता रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट आपके जनसंख्या के परिमाण, प्रवृत्ति या व्यवहार के बारे में बता रहा है। सो उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसे हम वर्णनात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी है, ये सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। एंड द बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट में दी गई संदर्भ ग्रंथ सूची। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो, उसका पर्पस क्या होता है लिखने का बिब्लियोग्राफी का, मतलब आपकी जो शोध रिपोर्ट होती है उसमें आपका संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है, अब आपकी शोध की रिपोर्ट में क्यों लिखते हो बिब्लियोग्राफी, उसका मोटिव, उसका पर्पस क्या होता है, हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में। सो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। आपको याद रखना है, बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के, अगर आप आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो, तो आपको
उस शोधकर्ता का प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है। मतलब जो भी आपने जिस भी रिसर्चर का आपने कंटेंट लिया होता है, इंफॉर्मेशन ली होती है, उनका प्रॉपर आपको नेम मेंशन करना होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। अब आपकी जो बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ बहुत सारे रेफरेंसेस यूज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप आपके रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में लिखते हो, जो सप्लीमेंट्री चैप्टर्स होते हैं उसमें आप आपके बिब्लियोग्राफी को लिखते हो। सो याद रखिएगा, बिब्लियोग्राफी की हम लिखते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, जाके जो रीडर्स है आपके, जो भी आगे रीड करेगा आपके रिसर्च रिपोर्ट को, और उसमें जो भी पर्सन का इंटरेस्ट होगा, ताकि वो उनके इंटरेस्ट एरिया को हेल्प कर सके, वो आगे फर्दर और रिसर्च कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी लिखा जाता है आपकी रिसर्च रिपोर्ट में। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। भावी शोध के इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए सहायक होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। मतलब जो भी आगे रिसर्च करने वाले हैं, फर्दर रिसर्च में जिसको और इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में, वो उस टॉपिक को देखकर आगे और रिसर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो बिब्लियोग्राफी का मेन एम यही होता है, इसीलिए हम रेफरेंसेस लिखते हैं, ताकि जो दूसरे रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट अगर कुछ टॉपिक में, तो वो आगे फर्दर रिसर्च कर सके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ताओं के विस्तृत ज्ञान को दर्शाती है। नहीं, हम बिब्लियोग्राफी इसलिए नहीं लिखते हैं कि दिखावा कर सके रिसर्चर, मतलब उनकी जितनी नॉलेज है उनका शो ऑफ कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी नहीं लिखा जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, हैज टू बी एग्जॉस्टिव, मतलब संपूर्ण होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी बिब्लियोग्राफी, ये ऐसा, ये भी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी, होल्ड्स नो वैल्यू टू रिसर्च, आपकी बिब्लियोग्राफी का कोई वैल्यू नहीं होता है रिसर्च में, ऐसा नहीं होता है। बिब्लियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, आपको लिखना ही होता है, नहीं तो आपकी रिसर्च जो हो जाएगी वो प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी का मेन एम होता है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या जनगणना डैश शोध का एक उदाहरण है। पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसर्च। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है आपकी जो जनसंख्या जनगणना है, जनसंख्या जनगणना ये किस शोध का उदाहरण होगी, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन सेंसस है ये किस रिसर्च का एग्जाम्पल होगी, हमें ये पता करना है। सो पॉपुलेशन सेंसस मतलब कि जो जनसंख्या जनगणना होती है, ये इस शब्द का अर्थ क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। मतलब पॉपुलेशन सेंसस का मीनिंग क्या होता है आपको पता, ये पहले पता होना चाहिए। पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है कि जिसमें आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। यहाँ पर आप कोई सैंपल्स नहीं लेते हो, आप पूरी पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स होंगे हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप आपका नमूनों को नहीं चुन सकते हो, बल्कि आप पूरे पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसे हम कहते हैं जनसंख्या जनगणना, जिसे हम पॉपुलेशन सेंसस कहते हैं। तो पॉपुलेशन सेंसस में मतलब कि जनसंख्या जनगणना में आप क्या कर रहे हो, हर एक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, हर एक व्यक्ति से, हर एक मेंबर से पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो। सर्वे के थ्रू आप क्या करोगे, पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर आपके जो जनसंख्या जनगणना है, मतलब पॉपुलेशन सेंसस है, ये आपके सर्वे रिसर्च का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके सर्वेक्षण शोध का उदाहरण होंगे। तो याद रखना है आपको, जो आपका पॉपुलेशन सेंसस है, मतलब आपकी जो जनसंख्या जनगणना है, ये भारत में हर 10 साल पर करवाया जाता है ये सर्वे, जिसके थ्रू आप जनसंख्या में से हर एक व्यक्ति के थ्रू जो आपकी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन सेंसस है ये आपके सर्वे रिसर्च का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपकी जो जनसंख्या जनगणना है ये आपके सर्वेक्षण शोध का उदाहरण होगी। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। इंपायरिकल का मतलब क्या होता है, इंपायरिकल रिसर्च,
जिसे हम हिंदी में कहते हैं इंडिया न्यूक्लिक शोध। इसमें क्या होता है, आप आपके अनुभव का इस्तेमाल कर कर रिसर्च परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो आप। तो यहाँ पर एम्पायरिकल रिसर्च में आप आपके एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस और आपके अनुभव को आगे रखकर रिसर्च परफॉर्म करते हो। लेकिन पॉपुलेशन सेंसस में आपको अनुभव को, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करोगे या फिर आप ऑब्जर्वेशंस नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड विकल्प है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्लिनिकल, जिसे हम हिंदी में भी क्लिनिकल शोध कहते हैं, क्लिनिकल रिसर्च। सो क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, जिसमें आप पॉपुलेशन के इलनेस और उनकी हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या के आप हर एक मेंबर के आप क्या करोगे इसमें क्लिनिकल रिसर्च में, उनके बीमारी के बारे में आप स्टडी करोगे। सो यहाँ पर आप कोई बीमारी के बारे में किसी की स्टडी नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पर जो आपका थर्ड विकल्प है ये भी गलत हो जाएगा। देन एक्शन रिसर्च, जिसे हम कहते हैं क्रियानिष्ठ। सो एक्शन रिसर्च में आप इमीडिएट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब आप कोई तत्काल समस्या को हल करते हो। सो यहाँ पर आप कोई समस्या का हल नहीं निकाल रहे हो, बल्कि आप सर्वे कंडक्ट करवाओगे। सो यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प, जो कि है सर्वे सर्वेक्षण। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।